हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको 6 क्लास एनसीईआरटी की भूगोल का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है मानचित्र। आइए शुरू करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। देखिए, भौतिक मानचित्र। जो भौतिक मानचित्र होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों से पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। जैसे कि हमसे पूछे पर्वत को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहेंगे, तो भौतिक मानचित्र कहेंगे। पर्वत, पठार, मैदान, नदी जिसमें भौतिक आकृतियां दिखाई जाती हैं उसे पृथ्वी के लिए भौतिक मानचित्र कहे जाएंगे। आगे पढ़ते हैं राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। कितने घटक बताए गए हैं मानचित्र के? 3। दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसका। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का एक सेमी स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो 5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ गया? 5 दूनी 10। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेमी स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना हो तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए, ये बताया गया है जैसे कि ये खेल का मैदान है अपना, यहाँ एक पेड़ बनाया गया है, सामुदायिक केंद्र, ये पोस्ट ऑफिस लगा लेते हैं हम पीओ से, यहाँ दुकानें हैं,
कुआं है, विद्यालय है, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, इस तरह फल का बगीचा। तो हमें 1 मीटर में बताया गया है 50 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर माना गया है। तो हम देखें, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। मानचित्र में हमेशा उत्तर दिशा ऊपर होती है, उसके बाद दक्षिण दिशा सामने, इधर साइड पूर्व और इधर पश्चिम। तो इन दोनों के बीच वाली हो गई उत्तर पूर्व, इधर वाली हो गई दक्षिण पूर्व, और इधर हो गई दक्षिण पश्चिम, और ये वाली हो गई उत्तर पश्चिम। इस तरह से आपको दिशाओं का ज्ञान जरूरी है। पढ़ते हैं आगे दिशा के बारे में। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। तो यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये वाला। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? प्रधान दिग्बिंदु। बीच की 4 दिशाएं बताई गई हैं, अभी मैंने आपको बताई थी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। देखिए, अब विकास के घर से, विकास का घर ये ना, विकास के घर से क्या पूछा है? सामुदायिक केंद्र की दिशा कौन सी हो गई? कौन सी दिशा थी ऊपर? उत्तर, तो उत्तर हो गई। और एक पूछा है खेल के मैदान की दिशा। खेल के मैदान की दिशा कौन सी हो गई बताइए? विकास के घर से ये वाली कौन सी हुई? इधर उत्तर थी, इधर उत्तर थी, इधर पूरब थी, तो कौन सी हुई? उत्तर पूरब। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। पहला कौन सा था बताओ? पहला हमने पढ़ा दूरी, दूरी, सेकंड दिशा, और तीसरा हो गया प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। आइए देखते हैं 4.3। ये रहा, देखिए, जैसे कि रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन बड़ी मीटर 3 प्रकार की होती हैं, बड़ी मीटर, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। ये रहा, देखिए, बड़ी लाइन के लिए तो हम इसे यूज में लेंगे, मीटर लाइन के लिए हम इसे लेंगे, और रेलवे स्टेशन के लिए हम ये वाला यूज में लेंगे चिन्ह, प्रतीक बोलते हैं जिसे। अब देखिए सड़कें, जो सड़कें हैं पक्की कच्ची, तो पक्की के लिए लेंगे हम ये वाली लाइन, और कच्ची के लिए लेंगे हम ये गैप डॉट डॉट वाली लाइन, जिससे हमें अंदाजा रहेगा पक्की सड़क है या कच्ची सड़क है। इसी तरह सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए ये वाला लाइन ले लेंगे, राज्य सीमा के लिए ये ले लेंगे, और जिला के लिए ये, तो हमें याद रहेगी कि ये किस तरफ की सीमा है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, तो नदी के लिए हम ये वाला प्रतीक बना लेंगे, कुआं गोल बना लेंगे, तालाब बना लेंगे, नहर ये बन गया पुल। तो इस तरह से हमें याद रहती है। मंदिर के लिए गिरजाघर, इस तरह से हम बना लेते हैं मानचित्र में।
आइए आगे देखते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों में देखिए आप, जैसे नदी जा रही तो इसे नीले रंग से दर्शाते हैं पानी को। भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों तथा हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए कलरफुल है ना। ठीक है। रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आप अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों को शेयर करें और अपनी पढ़ाई को एक नया अंजाम दें।